नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज बात करेंगे शेडिंग के बारे में और कैसे शेडिंग को डिटेल से हम कर सकते हैं किसी भी पोर्ट्रेट में ताकि उस पर हम रियलिस्टिक रिजल्ट्स ला सकें। तो इसका प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने ये देखा था कि हम आउटलाइन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से उसको देखा है, समझा है। आज हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि शेडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं आउटलाइन के बारे में। तो दोनों अलग अलग वीडियो इसीलिए बनाया है कि अगर जिसको शेडिंग समझनी है तो वो आज का ट्यूटोरियल स्पेसिफिकली देख सकता है, और जिसको आउटलाइन सीखनी है वो आउटलाइन वाला ट्यूटोरियल देख सकता है। अच्छा, ये जो है वो बिल्कुल बिगनर्स के लिए है, तो प्लीज़ इसको उस स्केल पे मत मेजर करना कि ये कितना ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल पे कैसा लग रहा है, या फिर एक रियलिज्म वाले आर्टिस्ट अगर वैसा बनाए तो कितना एग्जैक्ट या कितना डिट्टो बनेगा। उस मेजरमेंट पे नहीं है, रादर देन ये उस मेजरमेंट पे है कि आप जिसको पोर्ट्रेट बनाना ही नहीं आता हो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और जिसको ज़्यादातर खासकर शेडिंग में प्रॉब्लम होती है उसके लिए ये ट्यूटोरियल जो है वो बेस्ट ट्यूटोरियल है, मैं ये बोलूँगा। तो यहाँ पे देखो, मैंने डार्क करना शुरू किया है, वैल्यूज़ को 4B पेंसिल यूज़ किया है अभी मैंने, और जो आइज़ के अंदर का एरिया है उसको 4B पेंसिल से किया है, और जो बाहर का एरिया था उसको 2B पेंसिल से कर रहा था मैं अभी। तो ध्यान से अगर आप देख पा रहे होगे तो जो भी आइस के सराउंडिंग का पोर्शन है वो काफ़ी डार्क है, जो रियल इमेज में भी आपको दिख रहा होगा। और उसको अचीव करने के लिए मैं जो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ वो है क्रॉस हैचिंग टेक्निक और सर्कुलिज्म। दोनों को मैं साथ में कर रहा हूँ। पेपर जो है वो रफ़ है, इसलिए मुझे इसमें ज़्यादा दिक्कतें नहीं आ रही हैं, मैं आसानी के साथ दोनों ही टेक्निक्स को यूज़ कर पा रहा हूँ। इसी तरीके की वीडियोज़ को अगर आपको बहुत गहराई से सीखना समझना है तो मेरी स्किल शेयर क्लास और यूडेमी क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहाँ बहुत सारे डिटेल्स में मैंने बताने की कोशिश की है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जो आईब्रोज़ हैं, आईब्रोज़ में भी जो लाइंस नज़र आ रही है ना हेयर की, उसको मैंने वहाँ पे ड्रॉ किया है, और अभी स्मजिंग कुछ भी नहीं किया है। तो अभी आप देख रहे होगे कि बिल्कुल एक जैसा पैटर्न नज़र आ रहा है, मतलब क्रॉस हैचिंग लाइंस नज़र आ रही हैं। अभी जब हम उसको स्मज करेंगे तो वो थोड़ा ज़्यादा ब्लेंड होगा और ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगेगा। सिमिलरली अभी सेकेंड आई पे भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। अभी हमने कोई ब्लेंडिंग टूल नहीं यूज़ किया है, और जस्ट हम अभी बस कुछ वैल्यूज़ को निकाल के लेके आ रहे हैं, कुछ डार्क वैल्यूज़ ऑप्ट कर रहे हैं। तो देखो, उसी तरीके से मैं जिस तरीके से मैंने उसमें किया था HB पेंसिल एंड 2B पेंसिल एंड देन 4B पेंसिल यूज़ करके, जो HP पेंसिल है वो अप्सरा वाली पेंसिल है जो 6 रुपये की आती है। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मटेरियल्स नहीं यूज़ कर रहा हूँ मैं, जो पेपर है वो भी 1 रुपये से भी सस्ता पेपर है। तो उस टाइप के पेपर्स यूज़ हो रहे हैं, उस टाइप के मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं जो कि एक बिगनर भी आसानी से अफोर्ड कर सके, क्योंकि यहाँ पूरा पूरा पर्पस ये है कि कैसे आप लोगों को बेसिकली सिखाया जा सके। तो जनरली जो लोग भी ये सोचते हो ना कि यार बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल होना चाहिए तो ही हम ड्राइंग कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, मैंने शुरुआत कर दी है ब्लेंड करने की। यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ ब्रश, एक मेकअप ब्रश, और ये रफ़ पेपर पे हम रिजल्ट्स निकाल रहे हैं। अभी तक हम बहुत स्मूथ पेपर पे भी रिजल्ट्स निकाले थे, इसमें बहुत रियलिस्टिक रिजल्ट्स आ रहे थे। यहाँ देखेंगे कितने रियलिस्टिक रिजल्ट आते हैं और कितनी स्मूथ शेडिंग होती है, क्योंकि देखो रफ़ पेपर पे एक लिमिट होती है और स्मूथ की भी। अब यहाँ पे देखिए आप कि मैंने शुरू किया है, इरेज़र को इंट्रोड्यूस किया है, और इरेज़र से मैं वाइट हाइलाइट्स को ऑप्ट कर रहा हूँ। जनरली बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो वाइट आप हाईलाइट कैसे करते हो, हाइलाइट्स के लिए क्या क्या टूल यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ देख लो, साफ साफ है, जो इरेज़र होता है ना, नॉर्मल नीडेड इरेज़र जो होता है वही इरेज़र यूज़ होता है, और उसी से काफ़ी अच्छी हाईलाइट्स आ जाती हैं। उसके बाद फिर आप मोनो इरेज़र भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप पेंसिल इरेज़र को भी यूज़ कर सकते हो। दोनों ही को यूज़ किया जा सकता है एट द सेम टाइम। और जो ब्रश है वो हेल्प कर रहा है कि हम बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस ऑप्ट कर सकें। पेपर जो है रफ़ है, इसलिए काफ़ी अच्छे से स्मूथली ले डाउन हो रहा है, पेपर जो है एब्जॉर्व कर रहा है ग्रेफाइट को। और सिमिलरली अब उसी तरीके से मैंने हेयर पे भी ड्रॉ करना शुरू कर दिया है। और ये एक्चुअली में ये जो ट्यूटोरियल है ना, ये एक अलग स्टाइल का ट्यूटोरियल हो गया, क्योंकि जनरली मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ एक एक डिटेल पे। यहाँ पे क्या है, हम समराइज़ कर रहे हैं ताकि आपका टाइम भी मैं सेव कर पाऊँ और थोड़ा सा डिटेल्ड भी कर सकूँ, मतलब दोनों चीज़ें साथ में करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज़रूर बताना कि कैसा लगता है ये तरीका।
जो लोग पूरा वीडियो देखते हो यार, उनको बहुत सारी मेरी तरफ से बधाइयाँ, क्योंकि यार बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। अगर पूरा ट्यूटोरियल देखोगे तो ही कोई चीज़ समझ पाओगे। अगर आप इनिशियली 2 मिनट 3 मिनट देखते हो एंड देन आप सोचते हो कि अब इसको हम बाद में देखेंगे, तो वो चीज़ सही नहीं है, या फिर अब आगे की चीज़ जैसे मेरे काम की नहीं है, कोई ये सोचे तो। एक एक डिटेल बहुत काम की होती है। अगर आप ध्यान से पूरा ट्यूटोरियल देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने एक मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ की है कुछ स्पेसिफिक जगहों पे, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि वहाँ पे और फाइन ट्यून्ड वैल्यूज़ चाहिए, तो वहाँ पे हम कर सकते हैं। और हाइलाइट्स के लिए मैं नीडेड इरेजर ही यूज़ कर रहा हूँ अभी तक फ़िलहाल। सिमिलरली दूसरी आई पे भी मैं ब्लेंड करना शुरू कर रहा हूँ, और ब्लेंडिंग जो है वो पेपर पे बहुत अच्छे से हो रही है, क्योंकि ये एक रफ़ पेपर है, एक लाइट मीडियम रफ़ पेपर है। मतलब मीडियम टीथ पेपर भी बोलते हैं इसको, या फिर मीडियम टेक्सचर्ड पेपर भी बोलते हैं। एक बहुत ज़्यादा हाईली टेक्सचर्ड भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्मूथ भी नहीं होता, उन दोनों के बीच का कुछ होता है ये पेपर। और ये जनरली मार्केट में अवेलेबल होता है। कोई कार्ट्रिज पेपर अगर आपको मिल जाए तो वो भी कुछ ऐसा ही काम करता है, तो वो भी ले सकते हो। और ऑलमोस्ट उसमें 100 GSM से ऊपर होना चाहिए, बस इतना कोशिश करना। अगर 100 GSM से ऊपर का मिलता है, इवन 90 GSM के पेपर भी बहुत अच्छे चल रहे हैं मार्केट में आजकल, तो 90 GSM का भी ले सकते हो। लेकिन अगर 100 GSM से ऊपर है तो फिर और ज़्यादा आप सिक्योर हो सकते हो। सिमिलरली इसी तरह से देखो, मैंने हेयर को भी डार्क किया, सेम वही पैटर्न फॉलो किया है, जो फ्लो है हेयर का उसी को फॉलो करने की कोशिश की है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। और जो थोड़े बहुत रिंकल्स हैं फोरहेड पे, उसको भी मैंने मैकेनिकल पेंसिल से ही फिनिश कर दिया है। तो ये बहुत एक ऐसा पैटर्न है जो हम हर बार पैटर्न वही यूज़ करते हैं, क्योंकि देखो फंडामेंटल सेम होने चाहिए। अब यहाँ देखो, जैसे मैंने मोनो इरेज़र इंट्रोड्यूस किया, और जो लाइन है जो रिंकल के ऊपर आ रही है ना, वो मैंने दर्शाने की कोशिश की है। तो छोटी छोटी डिटेल्स भी अगर आप निकालते हो ना, अगर आप कोई छोटे बच्चे हो, किड हो, तो आप भी इसी तरह से इसी टेक्निक को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे से ड्रॉ कर ले जाओगे। सेम अब देखो, मैं वैसे ही मुस्टैश पे भी वैसे ही काम कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ पैटर्न को। नीचे का डायरेक्शन है तो नीचे के डायरेक्शन को फॉलो कर रहा हूँ और फिर ब्लेंड कर दे रहा हूँ। लिप्स पे भी मैंने वही काम किया है। लिप पे भी अपर लिप जो होगी वो कंपैरेटिवली डार्कर होगी लोअर लिप के कंपैरिजन में। जो भी हमने आउटलाइन ड्रॉ की थी वो मोर और लेस काफ़ी सिमिलर है ओरिजिनल के, तो हम चलने देते हैं इसको। क्योंकि देखो कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे। जब आप ऑब्जर्वेशन से ड्रॉ करते हो तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको 70-80% रिजल्ट मिलते हैं। 100% रिजल्ट्स के लिए ऐसी टेक्निक बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होती। 95% तक भी रिजल्ट्स मैं कई बार ला चुका हूँ। लेकिन हाँ, ये है, अगर आपको क्विकली कुछ समझाना है, समझना है, तो आप पूरा एकदम एग्जैक्ट जाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। रादर दैन जस्ट ट्राई टू गेट द एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोर्ट्रेट। यही सिखाया जाता है कॉलेजेस में भी, और यही मैं भी आपको सिखा रहा हूँ कि आप उस इंसान के जो छवि है उसको निकालने की कोशिश करो पेपर पे, ना कि उसको एज इट इज़ डिट्टो कॉपी करना है। अगर तो कॉपी करना है तो फिर तो ओरिजिनल इमेज भी है आपके पास, है ना। कॉन्सेप्ट ये समझो। और वो तो आजकल कैमरा कर देता है, एज इट इज़ निकाल के ला देता है। आर्टिस्ट का वो काम नहीं है। आर्टिस्ट का काम है उस पर्टिकुलर इंसान के एक्सप्रेशन को निकाल के लेके आना, ताकि जब वो इंसान उस चीज़ को देखे तो वो उसको स्केच जैसा उसकी फीलिंग आए, और वो उसमें अपनी छवि देख पाए। समझ रहे हो बात को। मिरर नहीं रखना है किसी के सामने। इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत टाइम लगता है। और जब हम पूरा रियलिज़म बना लेते हैं, जब हम सीख जाते हैं रियलिज़म हाइपररियलिज़म, उसके बाद ये चीज़ें समझ में आती हैं। उसके पहले तक यही लग रहा होता है कि नहीं वो ही चीज़ है जो टॉप नॉच है। लेकिन जब बाद में आप बढ़ते हो आगे इस फील्ड में, तब आपको समझ, जब आप एग्जीबिशन वगैरह करते हो वहाँ पे जब आपको धुरंधर मिलते हैं कला के, वो आपको शायद बता पाते हैं ये चीज़ें कि आपको रियलिज्म में, मतलब ठीक है आपने कॉपी किया है और वो सब ठीक है, लेकिन एक छवि निकाल के लेके आनी होती है। एक आपका स्टाइल भी नज़र आए उसमें, और उस इंसान की भी छवि नज़र आए, दोनों चीज़ें साथ के साथ। ठीक है, अभी मुझे लगता है कि यहाँ तक बहुत ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा इसमें तो फिर आपको लगेगा कि हाँ बहुत ज़्यादा घुस गए अंदर गहराई में। अभी इतना ही रखते हैं। और देखो अभी इस तरह से भी बियर्ड को भी किया, फ्लो को पकड़ रहा हूँ। पैटर्न देखो मैंने वही नीचे का डायरेक्शन रखा है। अभी जब इसको ब्लेंड करेंगे तो काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क एरिया है बियर्ड में भी, और ये पेपर रफ है तो आप आसानी के साथ उसको ब्लेंड कर सकते हो। और मैं भी वही कर रहा हूँ। जस्ट उसको अभी जो लाइंस हैं वो नज़र आ रही हैं, उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ,
और उसको करने के बाद मैंने उसको ब्लेंड कर दिया, तो देखो कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया है पूरा का पूरा। और अब जो हाइलाइट्स की बात बारी आती है, उसमें मोनो इरेजर बहुत अच्छे से काम करता है। तो देखो वही मैंने थोड़ी सी हाइलाइट्स ड्रॉ करी, फिर डार्क एरिया ड्रॉ किया, फिर बियर्ड में भी उसी तरह से फिनिश किया। तो अल्टीमेटली ये पोर्ट्रेट जो है वो फिनिश हो गया है, और काफ़ी अच्छे से हमने इसमें रिजल्ट्स निकाल के लाए हैं। मतलब जितने चाहिए थे 60 70 80% तक, 70 75 तक भी चलता है मामला। तो मुझे लगता है एक ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स कर सकते हो। लव यू ऑल फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जल्दी ही मिलूंगा। बाय।